हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, ईच एंड एवरी संडे आपके लिए आरआईएमसी देहरादून एंट्रेंस एग्जाम के रिवीजन के लिए एमसीक्यू ऑफ करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाऊंगा। इसी सीरीज में ये हमारा सेशन नंबर 4 है, जो कि आपके दिसंबर 21 एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो आइए इसे स्टार्ट करें। इससे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ईच एंड एवरी संडे जब आपके लिए सेशन अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे करंट अफेयर्स के पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप 300 प्लस करंट अफेयर्स एमसीक्यू, उनका वीडियो सॉल्यूशन, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के पीडीएफ, ये सब अवेलेबल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपीज़ में। तो इनरोल करने के लिए इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि राजेंद्र कुमार भंडारिम, जो कि रिसेंटली न्यूज में रहे थे, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है। तो राजेंद्र कुमार भंडारिम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये अनाउंस किया। तो ये अवार्ड कौन दे रहा है, तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये अनाउंस किया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर द ईयर 2021 की। अब ये जो अवार्ड है, ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। पहला तो यहाँ पे दिया जाता है इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को। तो पर्टिकुलर पर्सन में तो राजेंद्र कुमार भंडारिम को दिया गया। जबकि दूसरा जो यहाँ पे होता है, वो दिया जाता है एक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि इंस्टीट्यूशनल अवार्ड, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर। और इंस्टीट्यूशनल के अंदर जो कैटेगरी थी, वहां पे ये अवार्ड दिया गया सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को, जिसे कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म में SEEDS सीड्स के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये अवार्ड है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो है इंडिविजुअल कैटेगरी में, और इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारिम को। जबकि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये दिया गया सीड्स को, यानी कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस मिनिस्ट्री की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देता है। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते थे। रीजन, यहाँ पे बाल पुरस्कार है, जिस वो आप समझ सकते हैं कि बच्चों से रिलेटेड है, चाइल्ड से रिलेटेड है। अब यहाँ पे डिफेंस, एक्सटर्नल और होम के अलावा देखिए यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, तो आप इजीली इसको आंसर दे सकते थे। अब यहाँ पे किया क्या गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से ऑल ओवर इंडिया में 32 बच्चों को, 32 चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया गया है इस प्राइज के लिए। ये प्राइज है 2021 के ईयर के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशली उन बच्चों को ये अवार्ड देती है जिनकी एक आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हो, अकम्पलिशमेंट हो किन किन फील्ड के अंदर। तो या तो उन बच्चों ने क्या किया हो, इनोवेशन किया हो, कुछ ऐसा इनोवेटिव वर्क किया हो, ठीक है, या फिर उनका एक स्कॉलिस्टिक अप्रोच हो, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा हो, या फिर आर्ट्स एंड कल्चर के अंदर उनकी बहुत अच्छी नॉलेज हो। साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सोशल सर्विस के अंदर उन्होंने अगर कोई काम किया हो तो ये अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ ब्रेवरी के लिए भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो पर्टिकुलर ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देता है। 2021 के लिए कितने बच्चों को चूज किया गया,
तो 32 बच्चों को यहाँ पे चूज किया गया और इन पर्टिकुलर वर्क के लिए ये प्राइज दिया जाता है। व्हाट इज इंडियाज रैंक? इंडिया की रैंक बतानी है किसमें? एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स के अंदर। तो यानी कि आपके एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, जिसके अंदर कितने लोगों को काउंट किया जाता है या कितने कंट्रीज को काउंट किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे टोटल 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज को काउंट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया जाता है EIU की तरफ से। अब EIU क्या है, तो इसे आप याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट या फिर इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो EIU क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है। इसकी तरफ से ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे इंडिया की जो रैंकिंग रखी गई है वो 10th रैंकिंग रखी गई है। अब बात करें कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर कितनी कंट्री हैं, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 11 कंट्रीज हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग इन 11 कंट्रीज के नाम को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहली कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग अगर बात करें तो आ जाएगा आपके पास चाइना, देन होगा जापान, देन 4th नंबर पे लिख लेते हैं इंडिया, देन हम लिख लेते हैं इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, देन हो जाएगा हमारे पास मलेशिया, मलेशिया के बाद आएगा सिंगापुर, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो साउथ कोरिया। ठीक है, कितने हो गए? 4 और 4 8, 3 और बचे हैं ना। तो ताइवान, ताइवान के साथ साथ आप लोग देखेंगे थाईलैंड हो जाएगा और लास्ट जो कंट्री है वो कौन सी है? न्यूजीलैंड है। तो टोटल इन 11 एशिया पैसिफिक कंट्री के अंदर जो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या किया? एक रैंकिंग इशू की और उस रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है वो 10th आपको देखने को मिली। इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो है वो किस जगह पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो देखिए, थंडरस्टॉर्म आप जानते हैं बारिश के समय जब बिजली वगैरह चमकती है तो उसकी वजह से कई बार आपने ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो उससे बचने के लिए कि किस टाइप से लोगों को पहले ही वार्निंग दी जा सके कि किन जगहों पे थंडरस्टॉर्म होने के चांसेस हैं, तो एक क्या किया जाएगा? रिसर्च टेस्ट बेड स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये जो टेस्ट बेड है ये उड़ीसा के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। तो बात आएगी कि सर इनको स्टैब्लिश कौन करेगा? तो इनको स्टैब्लिश करने का काम करेगा IMD। IMD को आप लोग जानते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे इसे इशू करने का काम करता है। अब ये जो टेस्ट बेड है उड़ीसा में भी एग्जैक्टली अगर आपसे जगह का नाम पूछे तो बालासोर नाम की जगह है जहाँ पे इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। ये किस किस की तरफ से काम करेगा? तो देखिए, एक तो आपके पास जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, साथ ही साथ यहाँ पे जो IMD है जिसके बारे में हम देख चुके हैं, DRDO है और इसरो है। इन सभी के कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ यहाँ पे काम करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, DRDO का और इसरो का मोटो क्या है? ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से कितनों को पता है DRDO और इसरो का मोटो क्या है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कैंपस लोकेटेड? तो IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का जो कैंपस है वो बेंगलुरु के अंदर है। यहाँ पे क्या किया गया था? February 8 के आसपास इनसे रिलेटेड एक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था। 5 डेज का फेयर था जो कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर के रूप में जाना जाता है। किस जगह ऑर्गेनाइज किया गया? तो बेंगलुरु के अंदर ऑर्गेनाइज किया। और ये जो फेयर था इसकी थीम के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो थीम थी इसकी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे थीम रखी गई थी ताकि जो फार्मर्स हैं उनको इनकरेज किया जा सके अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर वर्क कहाँ से किया जा रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। बात करेंगे श्री विलीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये क्या है? एक टाइगर रिजर्व है जो कि टाइगर्स को प्रिजर्व करने, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसे रिसेंटली अप्रूव किया गया एज अ टाइगर रिजर्व। ये किस स्टेट के अंदर है? तो आपको स्टेट का नाम बताना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तमिलनाडु हो जाएगा। अब यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अलाउ किया, उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट में इसे अनाउंस किया गया और ये तमिलनाडु का जो है वो 5th टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो इसको मिलाते ही तमिलनाडु में कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? 5 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। इसके अंदर मेघामलाई और श्रीविलीपुतुर नाम की जो जगह है वहाँ क्या जो ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको मिलाकर इस रीजन को बनाया गया है। तो पहले ये ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट भी हुआ करता था। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। Which film personality has won the Israel's prestigious 2021 Genesis Prize? इसराइल का सबसे बड़ा जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है फिल्म के अंदर, जो कि जेनेसिस प्राइज के नाम से जाना जाता है, 2021 का ये प्राइज किसे दिया गया? तो आंसर होगा स्टीवन स्पिलबर्ग। स्टीवन स्पिलबर्ग जो कि अमेरिका के डायरेक्टर थे, इनकी डेथ हो चुकी है। इनको ये अवार्ड दिया गया है हाल फिलहाल के अंदर। इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये पर्टिकुलरली अगर बात करें तो बहुत ही एक फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने हॉलोकॉस्ट की मेमोरी को प्रिजर्व करने का यहाँ पे काम किया था। तो इसी अचीवमेंट के लिए इजराइल ने अपने फिल्म का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है जेनेसिस प्राइज वो इन्हें उपलब्ध करवाया। Mario Draghi has sworn in as the Prime Minister of which country? तो मारियो द्रागी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। ये जो है इटली की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। ये पहले चीफ थी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, तो अपने आप में इनका बड़ा नाम है यहाँ पे। और इनको वहाँ पे एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज सुपर मारियो। तो इनका एक निकनेम है, क्या है? सुपर मारियो है। इन्होंने अनाउंस किया अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री वगैरह को। और अगर बात की जाए तो इनकी एज भी बहुत अच्छी खासी है, 73 ईयर्स की है मारियो द्रागी। तो याद रखिएगा मारियो द्रागी, जिसका निकनेम क्या है? सुपर मारियो है, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर बनी है। Which country presided over the virtual meet of G20 finance minister and central bank governors? तो G20 जो कंट्रीज हैं उनकी यहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंग हुई थी। ये जो मीटिंग थी वो वर्चुअली किसने ऑर्गेनाइज की थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इटली ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। अब इंडिया ने इसमें पार्ट लिया होगा, डेफिनेटली इंडिया इसका पार्ट है। तो इंडिया के को रिप्रेजेंट किसने किया? तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात हो रही है, तो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमन, जिन्होंने क्या किया? इंडिया को इसके अंदर रिप्रेजेंट करने का काम किया था। Which state is set to host the Indian Women League IWL? Indian Women League जो है वो किस स्टेट ने यहाँ पे होस्ट किया है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा। इस साल इंडियन वुमेन लीग को उड़ीसा होस्ट कर रहा है। ये कुछ फुटबॉल लीग से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड है ये? तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और कंडक्ट किसकी तरफ से करवाया जा रहा है? तो ऑल
इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ठीक है, ये जो था पहली बार खेला गया था 6 टर्म में दिल्ली के अंदर, और एट प्रेजेंट में ये यहाँ पे कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये आप लोग बता सकते हैं उड़ीसा के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपके एग्जाम्स में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, और अगर चाहें तो आप हमारे पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप देख चुके हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।